वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने कक्षा 8वीं का हिंदी का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ पढ़ा था। तो आज हम उस पाठ का शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। उस पाठ के शब्दार्थ कुछ दिए हैं। चाव, जिसका अर्थात चाह, रुचि और तीव्र इच्छा। सलाख, सलाई धातु की छड़। मुंगरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के मरम पट्टी का काम आता है। पैतृक, पूर्वजों का या फिर पिता से प्राप्त हुआ या पुश्तैनी। खपत, माल की बिक्री। वस्तु, पैसा से न खरीद कर एक। विनिमय, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर, घाटा पूरा करना या फिर कमी। नाजुक, कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा और उसको पाग भी बोलते हैं। मरम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी छोटी चौकोर खाट। मुखातिब, देख कर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पत्र। फबना मतलब सजना या फिर शोभा देना। तो चलिए इसके प्रश्न अभ्यास की ओर हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहानी से का क्या है? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसीलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करते थे। तो बचपन में लेखक अपने मामा के घर किस लिए जाता था? बहुत चाव से इसलिए जाता था क्योंकि मामा के गांव में एक लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर रहता था जो बदलू काका के नाम से वहाँ पे बहुत परिचित था और उससे बहुत अत्यधिक लगाव था और उसे रंग बिरंगी गोलियाँ, लाख की गोलियाँ बनाकर देता था, इसीलिए वो उसे बदलू काका ही कहता था और उससे बहुत प्यार था। दूसरा प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरे वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसा नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होती है। विनिमय का प्रचलित पद्धति पैसा है। तो पहले वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय यही है कि हम अगर किसी इंसान से कोई भी वस्तु ले और उसके बदले पैसा ना देकर, मुद्रा ना देकर हम उनको कोई दूसरा वस्तु दे दें, यही है वस्तु विनिमय। और इसका अभी विनिमय प्रचलित पद्धति क्या है? विनिमय प्रचलित पद्धति अभी पैसा है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोगों को कोई चीज़, अगर कोई वस्तु लेनी होती है तो हमें उसके बदले उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, मतलब उसका पैसा देना पड़ता है या फिर मुद्रा देना पड़ता है। तीसरा प्रश्न, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छीन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हो। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोज रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। तो लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जो कारीगर हैं, जो अपनी पीढ़ी दर पैतृक जो काम धंधों से अपना घर चलाते थे, तो मशीनी युग ने उनका काम छीन लिया है
उनको दुख की ओर ढकेल दिया है और उनके अलावा उनके पास कुछ काम भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही अपने पैतृक काम धंधों को सीखा और उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की है और उनको उसी के साथ उनकी रोज़ी रोटी भी चल रही है। लेकिन परंतु मशीनी युग ने उनका रोज़ी रोटी पर वार किया, उनको छीन लिया और मशीन से ही ये लोगों को बेरोज़गार बना दिया। चौथा प्रश्न क्या है? बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों की प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू से को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था। अब लोग कारीगरी की कद्र न करते दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। तो बदलू ने किस व्यथा की ओर संकेत किया था कि बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, लेकिन कांच की चूड़ियों की प्रचलन के चलते उसका जो लाख की चूड़ियाँ हैं वो चूड़ियों का जो व्यवसाय है वो उसमें ठप पड़ने लगा था, मतलब उसमें दुर्दशा आ गई थी और कमी हो गई थी। तो इसी के कारण बदलू अपने मन ही मन बहुत ही दुख सह रहा था और इसी बात की व्यथा उसे सता रही थी कि मशीनी युग ने उसका काम छीन लिया है और उसको बेरोजगारी की ओर उनको ढकेल दिया है। तो पांचवा प्रश्न क्या है? मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथों पर नस उभर आई और वो बीमार रहने लगा। तो उसके बदलू के जीवन में मशीनी युग ने क्या बदलाव लाया था कि उसका काम उससे छीन लिया गया था और वो बेरोजगार हो गया था और काम न करने के वजह से उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा था, मतलब उसका शरीर भी ठीक नहीं रहता था, उसके हाथों माथों में नसें उभर आई थी और वो बीमार रहने लगता था दुखी में। छठा प्रश्न क्या है? लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख के चूड़ियों से अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है और लाख की चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। आशा करती हूँ कि आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं भाषा की बात की ओर जो व्याकरण पर स्थित होता है। तो पहला प्रश्न क्या है? बदलू को किस बात से चिढ़ थी? तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की चूड़ियों में नहीं होती। लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है? यह पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशा को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन में पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। तो आपको कुछ व्यंग को धारणे पूर्वक समझकर एकत्रित करना है और उसका भीतरी अर्थ की व्याख्या करनी है। जैसे बदलू ने कुछ व्यंग किया था कि कुछ जो सुंदर कांच की चूड़ियों में है वो लाख में कहाँ संभव है, लेकिन उसको पता था कि लाख की चूड़ियाँ ही बहुत अधिक अच्छी है। तो वही कुछ व्यंग्य वाली बातें आपको करनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्यंग्य वाक्य, मैंने आपको लिख दिया है कि आप अब पहले जैसा औलाद कहाँ। जैसे कि इसका व्याख्या कैसे हम कर सकते हैं? आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुंह से आम तौर पर यह सुनने मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग दिखने मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है। दूसरा प्रश्न क्या है? बदलू कहानी की दृष्टि पात्र से और भाषा की बात मतलब व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। ठीक है, बदलू कहानी एक व्याकरण की बदलू कहानी दृष्टि से हमारे दृष्टि से के पात्र से एक कहानी है, लेकिन भाषा की बात की दृष्टि से वो क्या है? एक संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को ही संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। पहला भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि कोई व्यक्ति को दर्शाता है। जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने वाली संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कोई भी चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार को दर्शाता है। और भाववाचक संज्ञा किसी के भाव को दर्शाता है, जैसे कि सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि। इसमें जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, न आकार या व्यंजन और वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। ये भाववाचक संज्ञा में हम जो चीज़ अनुभव करते हैं वही ये उन्हीं चीज़ों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर आपको लिखनी है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो सकते हैं, जैसे कि बदलू, बेलन, मचिया, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या हो सकती है? आदमी, मकान, शहर। और भाववाचक संज्ञा स्वभाव, रुचि और व्यथा। प्रश्न 3 क्या है? गांव में बोली कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को वक्त बोलता है और उम्र और वय और आयु को उम्र कहता है। तो इस तरह अन्य शब्दों को खोजिए जिनमें रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। जैसे कि इंसान को हम लोग मनुष्य भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। रंज को हम लोग दुख भी बोल सकते हैं, रंज का मतलब भी दुख है, दुख का मतलब तो दुख है ही। गम को हम लोग मायूसी भी बोल सकते हैं, जिंदगी को जीवन बोल सकते हैं और औलाद को संतान बोल सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये दूसरा पाठ समाप्त होता है। आप सब इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर है अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और इस पाठ को अच्छे से दोबारा पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई भी आगे चल के कोई भी दुविधा हो रही है तो मैं आपकी दुविधा ठीक कर दूंगी। आप हमसे निसंकेत आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक ये पाठ और ये प्रश्न उत्तर आप अच्छे से अपनी कॉपी में पाठ पढ़िए और ये जो प्रश्न उत्तर है अपने कॉपी में लिख लीजिए। हम आपसे जल्द ही तीसरे पाठ के साथ फिर मिलेंगे।